नमस्कार, मैं दिनकर शर्मा समग्र शिक्षा जयपुर से। विद्यार्थियों, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, कक्षा 12 के परीक्षा परिणामों के आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। अब आप, आपके साथी और आपके अभिभावक इस डिस्कशन में लग गए होंगे कि किस क्षेत्र में मुझे अपना करियर बनाना है, किस किस क्षेत्र में करियर बनाने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, किस प्रकार हमें कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो ये सारा डिस्कशन अभी आपके मन में, आपके घर पर चल रहा होगा। तो शिक्षा विभाग की भी यही धारणा है, यही भावना है कि आपको विभिन्न क्षेत्रों के करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी गुणवत्तापूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। और इसी श्रृंखला में आज हम आपको एक विशेष करियर क्षेत्र की जानकारी प्रदान करेंगे और वो क्षेत्र है प्रशासनिक सेवाओं का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रशासनिक सेवाओं, सिविल सर्विसेज में करियर कैसे बनाया जाए। और इस विषय की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, आपको करियर गाइडेंस देने के लिए एक बहुत अच्छी शख्सियत हमारे साथ हैं। राजस्थान वाणिज्य कर सेवा के अधिकारी श्री कौशल भारद्वाज, जो अपनी सेवा के साथ साथ, अपनी राजकीय सेवा के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी गाइडेंस प्रदान करते हैं। कौशल जी, स्वागत है आपका शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में। धन्यवाद साहब, दिनकर साहब। और शिक्षा विभाग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से मुझे विद्यार्थियों के साथ रूबरू करने का अवसर उपलब्ध करवाया। समस्त गुरुजनों को, समस्त अधिकारियों को और इस आयोजक मंडल को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया। समस्त विद्यार्थियों को हार्दिक नमस्कार, अभिवादन। कौशल जी, हमारे शिक्षा विभाग का ये विशेष कार्यक्रम है शिक्षा दर्शन, जिसमें हम हर शनिवार को विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस प्रदान करते हैं। क्योंकि आप भी स्वयं विद्यार्थी रहे हैं, आपने भी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी की है। तो सबसे पहले मैं प्रशासनिक सेवाओं पर ना जाते हुए आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी जो कक्षा 12 पास कर लेता है, उसको अपने करियर का चयन किन किन आधार पर, किन किन पहलुओं के आधार पर करना चाहिए? देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम कैरियर किस क्षेत्र में बनाएं, और इसकी जितनी जल्दी शुरुआत कर दें हम, उतना बेहतर होता है। कैरियर के रूप में हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं और उनके आधार पर ही कैरियर का चयन किया जाता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी परिस्थितियां कैसी हैं, हमारी पारिवारिक परिस्थितियां कैसी हैं, हमारा शैक्षणिक वातावरण किस टाइप का है। हम बैकग्राउंड में पहले से यदि हमारे पास बहुत सारी कृषि है तो स्वाभाविक सा होता है कि हम उस क्षेत्र में बनाएं, या किसी का बिजनेस पहले से है तो उसका भी स्वाभाविक होता है कि वो अपने क्षेत्र में कैरियर बनाए। और कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोई विरासत में उनको कोई धंधा नहीं मिला है या बिजनेस नहीं मिला है, तो उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं कि वो किस क्षेत्र में बनाए। तो उसमें सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वो अपनी आवश्यकताओं को देखे, कि मैं अपना एटीट्यूड देखे, अपनी उसकी इंटरेस्ट क्या है, और सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी खुद की क्वालिटीज़ क्या है। अच्छा, यदि अपने गुणों को ही कैरियर के रूप में, वो अपनी रुचियों को, गुणों को, अपने स्किल्स को कैरियर के क्षेत्र में लेके जाए तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है उस क्षेत्र में। आपके कहने का मतलब ये है सर, जो बता रहे हैं कौशल जी, कि आपकी जो इंटरेस्ट और एटीट्यूड है, अगर उसी को करियर का पैमाना माने और उसी के आधार पर अपने करियर पर फोकस करें, तो आप अगर उस करियर क्षेत्र को अपना भी लेते हैं तो आगे भी आपके सफल होने की संभावना उसमें ज़्यादा होगी। तो कौशल जी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सेटअप है समाज में, पहला कि ज़्यादातर बच्चे जो करियर समझते हैं वो केवल डॉक्टर और इंजीनियर बनने को ही समझते हैं। देखो, डॉक्टर और इंजीनियर की किसी की पृष्ठभूमि नहीं है, साइंस बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट नहीं है, साइंस में उसकी रुचि नहीं है, डॉक्टरी पेशा उसको पसंद नहीं है, और ज़बरदस्ती केवल स्टेटस के लिए उस पर वो कैरियर थोप दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसका मन आक्रोशित होता है, उसके प्रति कुंद होता है, बल्कि उसमें निराशा की भावना घर कर जाती आगे भी हो सकता है सफल हमने नहीं हो कई पाए। सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि गार्जियंस ने अपनी इच्छाएं उनके ऊपर थोपने के लिए, और अपनी इच्छाएं थोपने के लिए कोटा जैसे उनको एडमिशन करा दिया आईआईटी मेडिकल के लिए, और उन्होंने सुसाइड कर ली। एक एक ही लड़का, उनके एक एक ही लड़की, और उन्होंने 18-20 साल की उम्र में जाके और सुसाइड कर ली, केवल इसलिए कि वो दबाव को सहन नहीं कर पाए। जो सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव था कि इसको डॉक्टर बनाना है, और बच्चे की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि वो मुझे इस कैरियर में जाना है। तो इतना दबाव उसके ऊपर नहीं डालना चाहिए। यदि उसका दूसरे क्षेत्र में अच्छा योगदान हो सकता है तो वहाँ उसको यूज करना चाहिए, और ऐसा थोपना नहीं चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है ये। बहुत अच्छी बात आपने बताई। चलिए अपने विषय पे आते हैं। तो क्योंकि
हम जिस विषय की आज चर्चा करेंगे वो जी, टॉपिक है हमारा प्रशासनिक सेवाओं में करियर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में करियर कैसे बनाएं। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी आज प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर हैं। जी, तो एक जो बहुत जो उसका आकर्षण है प्रशासनिक सेवाओं की, कि उसको कहा जाता है सपनों का कैरियर, ड्रीम्स कैरियर। तो ये डेफिनेशन कैसे बनी है प्रशासनिक सेवाओं के लिए? देखो क्या है कि व्यक्ति जो होता है उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं, चयन जब करता है तो अपनी महत्वाकांक्षाओं सपनों के आधार पर चयन करता है। जी बिल्कुल। तो उसमें जैसे हम ये देखें कि जो आवश्यकताएं, तो उसमें सबसे पहले तो जरूरत होती है धन की, पैसे की होती है। सबसे पहला चाहिए पैसा, उसको चाहिए। उसकी जो बेसिक आवश्यकताएं, उनको जीवन यापन के लिए जरूरत है, तो एक पैसा बहुत जरूरी चीज होती है कि जहाँ पैसा आए नियमित रूप से हो। यदि पैसे से ऊपर और ज्यादा आगे बढ़ता है तो वो चाहता है पावर हो उसके पास, और भी थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ना चाहता है तो उसकी इच्छा होती है कि मुझे रेस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, सामाजिक सम्मान, समाज में मिले, परिवार में मिले, रिश्तेदारों में मिले, दोस्तों के साथ मिले। और इससे भी जब आगे बढ़ के और सोचता है वो सामाजिक जिम्मेदारियों, तो सामाजिक जिम्मेदारियों के नाते वो सोचता है कि ऐसा कैरियर हो जहां उसको आत्मसंतुष्टि मिले, जहां वो आत्मसंतुष्ट कर सके, कुछ परोपकार के काम कर सके। यदि निरपेक्ष रूप से इन चीजों को देखा जाए कि जीवन में किसी को केवल पैसा चाहिए तो उसको बिजनेस करना चाहिए। हाँ, ये उसके एटीट्यूड से केवल उसको बिजनेस करना चाहिए कि यदि केवल उसको पैसा कमाना है, कि उसकी इच्छा की पूर्ति केवल पैसे से होगी, तो उसको बिजनेस करना चाहिए। और यदि उसकी इच्छा है कि उसको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए जिसका प्रदर्शन वो कर सके, तो उसको राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहिए। पावर जो है पॉलिटिक्स में है। पावर से तात्पर्य है कि वो नियम बनाने की जो शक्ति है। पावर का अर्थ किसी और नेगेटिव सेंस में नहीं है। यहाँ जो नियम कानून बनाने की जो शक्ति है, नीतियों का निर्धारण बनाने की जिम्मेदारी जो है वो विधानमंडल और संसद के पास है। तो वहाँ राजनेता बनाते हैं इनको, सांसद और विधायक अपनी बुद्धि का, तो उसका प्रयोग वहाँ करना चाहिए। यदि किसी को रेस्पेक्ट चाहिए तो रेस्पेक्ट जो सबसे ज्यादा है वह है अध्यात्म के क्षेत्र में। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जिनका है, जिन्होंने अच्छी तपस्या की है, अच्छा ज्ञान अर्जित किया, श्री श्री रविशंकर जी हैं, विवेकानंद जी हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं, जो प्रेरणा देते हैं समाज को, कि अपना जीवन पूरा का पूरा समाज के लिए समर्पित कर देते हैं, तो अध्यात्म के क्षेत्र में रेस्पेक्ट मिलता है। और यदि किसी को आत्मसंतुष्टि चाहिए तो आत्मसंतुष्टि मिलती है दूसरों की पीड़ा हरने से, पीड़ा कम करने से मिलती है, परोपकार करने से मिलती समाज के प्रति संवेदनशीलता। और परोपकार करने के लिए सबसे बढ़िया जरिया होता है एनजीओ खोल लें, अच्छी एनजीओ चलाएं। गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस उसको फंडिंग करते हैं, तो परोपकार एनजीओ के माध्यम से होता है, वहाँ आत्मसंतुष्टि मिलती है। और यदि हमको ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए, क्योंकि हम मध्यम वर्ग परिवारों से हैं, तो हमें ये इच्छा होती है कि हमारे पास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा भी हो, थोड़ी सी पावर भी हो, थोड़ा रेस्पेक्ट भी हो, और थोड़े आत्मसंतुष्टि के अवसर भी हमें मिलें। तो वो समग्र रूप से जिस क्षेत्र में मिलते हैं, जिस कैरियर में मिलते हैं, उसको कहते हैं सिविल सर्विसेज। तो वो सिविल सेवा में मिलते हैं, सिविल सर्विसेज में मिलते हैं। आईएएस और आरएएस के रूप में वो अवसर मिलते हैं। आईएएस और आरएएस के रूप में जब चयनित होते हैं तो पर्याप्त मात्रा में जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। प्लस जो पावर्स विधायकों के पास है, सांसदों के पास है, राजनीति में है, उसका एक्चुअल जो यूज है, वो एक्चुअल यूज और उसका क्रियान्वयन जो है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो प्रशासनिक तंत्र ही करता है। तो इनडायरेक्टली वो पावर प्रशासनिक अधिकारियों के पास ही होती है। और जब इतना काम करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, तो निश्चित रूप से वहाँ से रेस्पेक्ट भी मिलता है। और रही बात आत्मसंतुष्टि की, जो समाज हित के जब कार्य होते हैं उनको करने के बाद निश्चित रूप से आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। बहुत सारी विधवा महिलाओं के पेंशन के जो आदेश हैं, आवेदन हैं, वो जब आप रिलीज करते हो और उससे उनके घरों में जो चूल्हे जलते हैं, तो उससे जितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है उसका कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती। प्यासे गांव के लिए पानी की व्यवस्था करवा दी, जहां रोड नहीं है, पुल नहीं है, वहां रोड बनवा दिए, स्कूलों का प्रपोजल करवा के और तैयार करवा दिए। तो उससे जो आत्मसंतुष्टि मिलती है उसको किसी पैसे से तोला नहीं जा सकता। कौशल जी, मैं एक अगला जो पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा कि अभी 12th क्लास के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। जी जी जी। तो आप हमारे विद्यार्थियों को ये गाइड करिए, जो हमारे रूरल क्षेत्र में विद्यार्थी रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, कि किस स्तर
के बाद विद्यार्थी को प्रशासनिक सेवा के में जाने के बारे में सोचना चाहिए? जी देखो, सबसे अच्छा जो टाइम है वो 12th के बाद ही शुरू होता है। 12th के बाद 12th के बाद सबसे बड़ी ये बात आती है कि वो कौन से क्षेत्र में जा रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आईआईटी करने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेडिकल करने के लिए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इन दोनों की तरफ नहीं जाके कोई यूं ही ग्रेजुएशन शुरू कर देते हैं। तो ग्रेजुएशन करते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट से करें, और कैरियर के रूप में प्रशासनिक सेवा को चुनते हैं तो किसी स्ट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं। जी जी। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं अच्छा, है इसका और साथ में जब आप प्रशासनिक सेवा को एक कैरियर के रूप में बना लेते हैं तो इस ग्रेजुएशन वाले टाइम का पूरा सदुपयोग हो जाता किया है। सकते हैं। हमने ये देखा है, बल्कि हमने खुद ने भी और हमारे सीनियर लोगों ने भी और जूनियर लोगों ने भी ये किया है जो तैयारी कि जो करते हैं। ग्रेजुएशन का जो टाइम होता है टाइम होता उसको है। टोटल वेस्ट करते हैं। अच्छा। एग्जाम टाइम पे केवल महीने 2 महीने पढ़ते हैं और दे के आ जाते हैं, और ये सबसे अच्छा टाइम होता है। हाँ, वो 3 साल वो इस उसी समय ना तैयारी तो में। कैरियर का दबाव होता है, हाँ, और समय भी काफी होता है। समय काफी होता है। इस समय केवल 2 घंटे वो तैयारी करने लग जाएं, 2 घंटे ग्रेजुएशन उसी के से साथ संबंधित केवल है। 2 2 घंटे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग जाएं तो 3 साल में उनको ये पता ही नहीं लगेगा उनका सिलेबस कब कंप्लीट तैयारी हो होगी, गया, और खेलते जब खेलते कंप्लीट परीक्षा आएगी तो उसके लिए वो प्रिपेयर्ड निकलते हैं। सबसे अच्छी बात ये होगी जब ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद खड़े होंगे वो चौराहे पे, जी जी, तो उनको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो अपनी दशा और दिशा पहले ही निर्धारित कर चुके कि हमें प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है। तो पहले ही जब चुन चुके हैं तो उनको सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरा इसका एक पहलू और है कि इसका जो सिलेबस है, यदि आप पूरा तैयार कर चुके हैं तो बाकी कंपटीशन अपने आप ही हो जाते हैं इसमें। सारे जनरल स्टडी के सब्जेक्ट इसमें आते हैं, तो सब कुछ ये कवर करता है। तो और जो केवल परीक्षा देने के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन में भी उसके काम आता है, उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसका व्यक्तित्व बढ़ता है, मानसिक स्तर में भी बिल्कुल वृद्धि होती है। तो विद्यार्थियों, आपने सुना कि सर ने बताया कि कक्षा 12 के बाद ही आपको सचेत हो जाना चाहिए, और अगर आप वास्तव में प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, चाहे वो राज्य प्रशासनिक सेवा हो या भारतीय प्रशासनिक सेवा, इनकी तैयारियों का जो प्रारंभ है वो कक्षा 12 के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। तो सर, मान लीजिए कोई बच्चा 12th पास कर लेता है, तो तैयारी करने के लिए जब वो सिलेबस पढ़े, उस सिलेबस से पहले उसको कौन कौन से विषयों की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिसको आधार बनाकर वो उस पाठ्यक्रम को पूरा करेगा? ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनके बारे में उसको? देखो, बेसिक नॉलेज के रूप में हम देखें इसमें तो जनरल स्टडी के जो सब्जेक्ट है, सामान्य अध्ययन, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वाला पार्ट है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये वो पार्ट हैं जिनको हम जनरल स्टडी कहते हैं। और ये 9th 10th लेवल के पर्याप्त होते हैं, और कुछ स्तरों पर 11th 12th वाले लेवल भी इसमें लिए जा सकते हैं। वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वो बेसिक आइडिया हो जाए कि ये इतिहास की ये चीजें, टॉपिक्स बेसिक समझ जब होती है तो उसका एडवांस लेवल पढ़ने में जोर नहीं आता है, पहले से आसानी हो जाती है। तो इसमें कुछ ऐसी समस्या भी आएगी कि कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो उसको बेसिक चीजें समझने में नहीं, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। वो किसी भी स्ट्रीम ले, चाहे बीकॉम, बीएससी, बीए, वो कुछ भी करता रहे। जी जी। ये जो जनरल स्टडी वाला पार्ट है, इसका नाम ही जनरल स्टडी। इसमें जो अपेक्षा होती है एस्पायरेंट से, अभ्यर्थी से, वो केवल जनरल नॉलेज की अपेक्षा होती है। जनरल स्टडी को वो इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि उसके साथ एक करंट का एनालिसिस पोर्शन भी आ जाता है। उसका करंट मतलब जो दैनिक समसामयिक है उसकी, उसका क्या महत्व है, दैनिक घटनाएं चल रही हैं उनका इसमें। तो ये आपने देखा कि किन किन विषयों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों, आप तैयारी शुरू करें प्रशासनिक सेवाओं की, तो प्रशासनिक सेवाओं की क्या रूपरेखा होती है, कौन इसका एग्ज़ाम करवाता है, कब एग्ज़ाम होता है, तो इस रूपरेखा को समझना, इस नक्शे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कौशल जी से अनुरोध करूंगा कि इन प्रशासनिक सेवाओं की, राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, इसका एक बेसिक रूपरेखा हमारे विद्यार्थियों को बताएं। जी सर। देखो, भारत के स्तर पर या केंद्र सरकार के स्तर पर हम देखें तो वहाँ संघ लोक सेवा आयोग है जो आईएएस का एग्जाम लेता है। संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, वो आईएएस का एग्जाम लेता, और इस आईएएस के एग्जाम के माध्यम से जिन सेवाओं में सिलेक्शन होता है वो आईएएस खुद, जिसमें कलेक्टर बनते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसमें कलेक्टर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं विभिन्न विभागों के, सभी विभागों में डायरेक्टर होते हैं, सिविल सर्वेंट कहते हैं। आईपीएस भी
इसी एग्जाम के थ्रू द्वारा होते हैं। जो चयन। एसपी बनते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाते हैं, तो वो भी इसी एग्जाम के थ्रू जाते हैं, आईएएस के माध्यम से। फॉरेन सर्विसेज में जो जाते हैं आईएफएस के रूप में, वो भी इन्हीं सर्विसेज से जाते हैं। इनकम टैक्स या कॉमर्शियल टैक्सेस, जो एक्साइज और कस्टम है सेंट्रल लेवल पर, जीएसटी के रूप में जिसका हाँ, विलय हो चुका है, तो वहाँ भी आईआरएस के रूप में, रेवेन्यू सर्विस। रेवेन्यू सर्विसेज उनको कहते हैं, तो वो भी इस सेवा से चयन अच्छा, होता है। सारी परीक्षाओं के लिए एक ही एग्जाम देना हाँ, है? लगभग उसी के- 16 सर्विसेज इसमें होती इसमें हैं, include और होती वो हैं। वरीयता के हिसाब से आ जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि हमें एसपी बनना, आईपीएस बनना है, जी। तो वो पहली चॉइस आईपीएस भर देते हैं। कुछ को लगता है कि हमें फॉरेन सर्विसेज में, विदेश सेवा में जाना है, तो विदेश सेवा में भी जा सकते हैं इसके माध्यम से। और वही राज्य के स्तर पर हम देखें तो आरएएस एग्जाम होता है, और उसको आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग आयोजित करता है उसका। अभी हाल ही में उसका मुख्य परीक्षा का परिणाम भी आया है। तो इस माध्यम से जब आप जाते हैं तो एसडीएम के रूप में चयन होता है, पहला होता है, पद मिलता है। उसके बाद एडीएम भी आरएस बनते हैं, विभिन्न विभागों में उप सचिव, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर के रूप में भी आरएस पद स्थापित होते हैं। साथ में किसी को डिप्टी एसपी बनना है तो आरपीएस का चयन भी इसी परीक्षा से होना है। कुछ को लगता है कि हमें अकाउंट सर्विसेज में जाना चाहिए, तो राजस्थान अकाउंट सर्विसेज का भी आरएसीएस इसी से चयन होता है। हमारा खुद का विभाग है कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट, जो वर्तमान में जीएसटी के रूप में कार्यरत है, तो वो भी यहीं से जाते हैं। राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स स्टेट सर्विस है जो आरसीटीएस है, तो विभिन्न तहसीलदार भी इसी परीक्षा के माध्यम से बनते हैं। विभिन्न इंस्पेक्टर पद भी इसमें आते हैं। तो 16 स्टेट सर्विसेज और 10-12 सबऑर्डिनेट सर्विसेज का चयन भी इसी परीक्षा से होता है। जब हम बात करें इसकी योग्यता की, तो योग्यता केवल ग्रेजुएट है इसकी। किसी भी स्ट्रीम में कोई ग्रेजुएट है तो वो योग्य हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, एलएलबी हो, संस्कृत से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, केवल ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल ग्रेजुएट हो, और केवल पास। अच्छा, पास। उसमें कोई ऐसा भी नहीं कि 40% हो, 50% हो, 60%, केवल पास होना चाहिए, वो उत्तीर्ण होना चाहिए। ओनली किसी भी स्ट्रीम से हो, केवल उत्तीर्ण वो होना चाहिए, और कोई और उम्र उसके 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद वो एलिजिबल हो जाता है। आरएएस का एग्जाम देते हैं तो उसमें कोई चांस की लिमिट नहीं है। अच्छा, एज क्राइटेरिया है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक का कोई कैटेगरी के अनुसार दे रहे। 40 वर्ष तक जनरल कैटेगरी है, तो उसमें कितने ही चांस वो दे सकते हैं, चांस की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, इसमें ऑप्शनल नहीं है। 4 पेपर होते हैं मेंस में। तो परीक्षाओं का जो चरण है, 3 चरण इसमें जैसे होते हैं। एक प्रीलिम्स वाला लेवल होता है, प्री होता है, जिसमें एक पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। अच्छा, वहाँ जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना पास किया जाता है। अच्छा, 1000 वैकेंसी जैसे हैं तो 15 गुना 15,000 उसमें विद्यार्थियों को पास करेंगे। इसके बाद मेंस वाला चरण आता है, मुख्य परीक्षा जिसको कहते हैं। मेंस में लगभग 2-2.5-3 गुना पास करते हैं जितनी वैकेंसी है उसका। इसमें 4 पेपर होते हैं, 200 नंबर के 4 होते हैं, तो और ये रिटन होते हैं साहब। वही हम समझे कि पहले हम प्री का डिस्कशन करेंगे। प्री परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद हम मेंस में। प्री में जो है बड़ा बेसिक सा उसमें पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, मैथ, रीजनिंग, और राजस्थान के क्वेश्चन इसमें आते हैं। राजस्थान की पृष्ठभूमि। आरएएस परीक्षा के बारे में, आरएएस की परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो आरएएस में जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, मैथ, रीजनिंग और राजस्थान और कुछ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं। एक ही पेपर होता है, केवल एक पेपर होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप। 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। तो विद्यार्थियों, अभी आपने देखा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो प्री परीक्षा है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। 150 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का, और एक पेपर आपको सॉल्व करना पड़ता है। और उसमें जो फिल्टर होकर विद्यार्थी मेंस परीक्षा या मुख्य परीक्षा के चरण में पहुंचते हैं। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मुख्य परीक्षा है, इसमें कौन कौन से पेपर्स होते हैं और उनका क्या अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आप थोड़ा बताएं। इसमें 4 पेपर होते हैं टोटल। इसमें एक पेपर तो होता है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश इसमें होते हैं, 200 मार्क्स के। ये 200 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं। अच्छा, एक पेपर में 200
नंबर के अंक क्वेश्चन का पूछे होता है। जाते हैं, अंक पूछे जाते हैं। एक पेपर पूरी तरह लैंग्वेज का होता है, लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश, जिसमें 120 की हिंदी होती है और एक 80 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चन तो होते हैं। हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स पूछे हिंदी जाते में हैं? जनरल ग्रामर है, कुछ पत्र प्रारूप व्याकरण। है, निबंध है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और अच्छा। उसके अलावा जो बचे हुए 3 पेपर हैं, हाँ वो जनरल स्टडी के ही पेपर होते जी हैं। जी। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, ये इनको 3 भागों में बांटा हुआ है। जैसे तीन कौन कौन से भाग 3 हैं? पेपरों में अलग अलग हैं वो सब, और छोटे छोटे पार्ट और इसमें, अच्छा जैसे अच्छा। सोशियोलॉजी है, प्रबंधन है, प्रबंधन पब्लिक है, एडमिनिस्ट्रेशन साइंस एंड है, टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, योगा, स्पोर्ट्स तक को इसमें अच्छा रखा अच्छा, हुआ है, रखा हुआ है। एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स को है। अच्छा। पर जो पार्ट हैं वो बड़े आसान से हैं, जनरल स्टडी और 12th लेवल तक के के हैं वो। हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए कि सब इतने सब्जेक्ट हैं, कैसे एक्सपर्टाइज नॉलेज होंगे। तो 11th और 12th स्टैंडर्ड मैक्सिमम उसमें अगर वो होते उसका हैं। अच्छी तरह से कमांड हो उन बुक्स पर तो 12th 100% तो उसमें हो सकता है सफलता आराम के से। और जो अवसर इसमें हैं। लिखने के लिए जो अभ्यास की जरूरत है वो लेखन थोड़ी ज़्यादा शैली, होती लेखन है, शैली जो। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया है, क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो 15, 50 और 100 वर्ड में पूछे जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब शब्दों 15 की शब्द सीमा होती के है, शब्द 15 सीमा शब्द। होती है। क्वेश्चन आया, अच्छा 15 शब्दों में उत्तर देना है। अच्छा। फिर उसका 50 शब्दों वाला क्वेश्चन होता है। तो मुख्य रूप से मैं ये समझूं कि उसकी लेखन शैली की परीक्षा होती है, कि ये अगर कोई प्रश्न जी पूछा जी, जाता है तो वो लेखन शैली कितने संक्षिप्त रूप से, बिल्कुल कितने बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे तरीके से विद्यार्थी अपना उत्तर प्रस्तुत कर 100%। सकता है। तो ये 4 पेपर होते हैं विद्यार्थियों, इनकी जानकारी आप वेबसाइट पर भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो चारों पेपर हैं मुख्य रूप से, इसमें एक तो लैंग्वेज का है, भाषा का है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जी और बाकी के तीनों जो हैं सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज से जी संबंधित है, जिसके बारे में सर ने बताया कि उसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस तरह के भी। मैथ रीजनिंग इसमें अच्छा, नहीं मैथ होता, रीजनिंग मेंस में नहीं है, प्रीलिम्स में ही है वो। प्रीलिम्स में है। तो ये एक मोटी मोटी स्थिति है। और जो विद्यार्थी इसमें पास हो जाते हैं फिर वो वो साक्षात्कार उसके बाद साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार इंटरव्यू होता है उनका। इंटरव्यू होता है और उस वो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर 100 का। नंबर जैसे का। 800 नंबर का ये मेंस हो गया मेंस हो गया। और 100 100 नंबर का तो इनके इंटरव्यू। टोटल के आधार पे 900 मार्क्स में से मेरिट बनती है। मेरिट बनती है। प्रीलिम्स के मार्क्स से मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते, केवल मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स इसमें जोड़े जाते हैं। तो विद्यार्थियों दोनों की को मिला के मेरिट बनती है। और एक मैं थोड़ा सा भ्रम और दूर जी करना जी। चाहूँगा आपका, कि मैं खुद भी ग्रामीण परिवेश से हूँ, और ग्रामीण परिवेश में भ्रांतियाँ हैं कि लोग मेंस तो पास कर लेते हैं लेकिन जी। इंटरव्यू में उनको रख दिया जाता है क्योंकि उनके पास जुगाड़ नहीं होता, पैसा नहीं होता। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ ऐसी हैं। गलत धारणाएं। ये बहुत गलत धारणा है। हाँ। दरअसल जो मेरिट बनती है वो 800 नंबर और 100 नंबर दोनों 900 नंबर में से मिला के बनती है। इंटरव्यू जो है वो कोई क्वालिफाइंग नहीं है कि इसमें 40% चाहिए होना या जरूरी है। 30% चाहिए। इसमें अच्छे मार्क्स है, मान के चलो 400 कट ऑफ गई है किसी सिलेक्शन की, हाँ, और उसके केवल मेंस के एग्जाम में ही 410 है नंबर है, और इंटरव्यू में उसका 0 भी है तो भी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा। तो ये बिल्कुल, धारणा बिल्कुल। बिल्कुल गलत है और ये हाँ, कई जो भ्रांति समाज फैलाई हुई है। मैं हाँ। खुद उस धारणा से रूबरू तो हुआ हूँ। मतलब विद्यार्थी इस तरह की गलत धारणाओं में नहीं बिल्कुल फंसे, बिल्कुल या बिल्कुल अगर नहीं कोई फंसना उनको चाहिए। बहकाने की क्योंकि कोशिश ये करे। मैं खुद अपने अनुभव से कह रहा हूँ बता कि जैसे सकते ही हैं। मेरी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया, मैं पास हुआ, तो बाकी सारे लोगों ने कहा कि अब इंटरव्यू के लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे तब सिलेक्शन होगा। मुझे किसी पैसे देने की आवश्यकता नहीं हुई, ना जुगाड़ देने की हुई, क्योंकि मेरे मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स थे, इंटरव्यू में भी अच्छा आए तो सिलेक्शन हो गया। तो इस धारणा से बचना। कुछ बच्चे तो केवल इसलिए तैयारी नहीं करते कि हमारे पास साक्षात्कार के लिए पैसे नहीं है या जुगाड़ नहीं है। तो इस धारणा से बचना चाहिए। ये बिल्कुल गलत धारणा है विद्यार्थियों, क्योंकि प्रशासनिक सेवाएं आपकी योग्यता की परख करती हैं। सरकार ये चाहती है कि अच्छे योग्य अधिकारियों का जी। चयन हो, जो समाज को एक अच्छा फ्रूटफुल एनवायरनमेंट दे सके और बड़े अच्छे समाज की सेवा कर सकें। तो सर, ये जो रूपरेखा हमने समझी साक्षात्कार के बाद तक, फिर अंतिम चयन हो जाता है, वो तो उसके अंकों पे निर्भर अंतिम करता चयन है। में जो वरीयता उसने दी है उस वरीयता के हिसाब से मेरिट देखते हैं। जिस पोस्ट को उसने भरा है, फिल किया है, लाइक किया है, उस पर यदि उसका हो रहा है तो वो दे देते हैं, नहीं हो रहा है तो अगली वाली जो वरीयता है उस पर दे देते हैं। तो इस तरह होता है इसमें। तो सर, अभी हम पहले एग्जाम पे ही फोकस करते हुए विद्यार्थियों में सबसे पहले ये उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि हम कौन कौन सी किताबें पढ़ें। क्योंकि बाजार में आप देखिए कि ऑनलाइन मटेरियल भी है, कुछ ऑफलाइन भी है, बुक स्टोर्स पर हजारों तरह की किताबें भी हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बेसिक किताबें हैं, पुस्तकें हैं जो उनको अपनी तैयारी में काम में लेनी है?
तो तैयारी के लिए सबसे पहले जो बेसिक बुक्स हैं राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी की, उनको आधार बनाना चाहिए। जो हमारा सिलेबस है, हम ऐसा नहीं कि हम 11वीं क्लास पढ़ रहे हैं या 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं या 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं, हम अपने सिलेबस को सामने रखें। सिलेबस आरपीएससी की साइट पे मिल जाएगा, यूपीएससी की साइट पे मिल जाएगा, और जो सिलेबस के पॉइंट हैं, चैप्टर्स हैं, वो 11वीं 12वीं या 9th 10th की राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की बुक्स में जो मिल रहे हैं उनको उठाएं वहाँ से और उन्हीं को पढ़ें और उनका आधार बनाएं। सरकार की किताबें बहुत मेहनत के साथ लिखी गई हैं, चिंतन के साथ लिखी गई हैं, तो अपनी तैयारी का जो आधार बनाए वो राजस्थान प्रमाणिक होती हैं और प्रमाणिक होती हैं। एक एक चैप्टर पे कई लोग काम करते हैं, तब जाके वो निकल के आता है। तो राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी में सजेस्ट करता हूँ इसके लिए। तो ये तो रही बुक्स। इसके अलावा और क्या स्टडी मटेरियल विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल में ये होता है कि जैसे इन बेसिक बुक के लिए कुछ एडवांस बुक्स, बेसिक जब पढ़ लेते हैं तो एडवांस बुक्स को छांटने में आसानी हो जाती है। जी। कई एडवांस बुक्स चलती हैं जो हर की समझ में नहीं आती, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन बेसिक बुक्स के बाद चयन करने में आसानी होती है। साथ में एक दो मैगजीन जरूर उसको पढ़नी चाहिए, जिसमें भारत सरकार की योजना और कुरुक्षेत्र बहुत योजना एवं कुरुक्षेत्र, और एक न्यूज़पेपर उसको निरंतर पढ़ना चाहिए। एक राष्ट्रीय स्तर का और एक राज्य स्तर का, कम से कम 2 न्यूज़पेपर, एडिटोरियल पढ़े, तो एडिटोरियल पढ़े, वैचारिक क्षमता बढ़ती है, शब्द भंडार उसका बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, किसी भी मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण विकसित करने की क्षमता बढ़ती है, जो साक्षात्कार में उसके काम आता है। साक्षात्कार में भी और मुख्य परीक्षा में भी वो काम आता है। तो सर ने आपको बहुत अच्छी बात बताई कि जो हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनका जो एडिटोरियल है, संपादकीय है, वो आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। उससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपके लिखने की शैली भी बढ़ेगी और आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो सर एक आगे की बात ये है कि अब विद्यार्थी तैयारी शुरू कर चुका है जी, अपने घर पे है, अपने स्टडी रूम में बैठा है जी, तो उसका दैनिक टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, उसको कब कौन से विषय पढ़ने चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि विद्यार्थी ऐसा सुबह ऐसे जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना पसंद करते हैं, फिर लेजर टाइम में इवनिंग में थोड़े लाइट सब्जेक्ट्स को पढ़ना पसंद करते हैं। इस तरह का कुछ देखो बिल्कुल होता है, और ये क्या व्यक्तिगत डिसीजन है, निर्भर करता है उसकी खुद की इच्छा पर। अच्छा। अभी यदि ग्रेजुएशन वो कर रहे हैं बच्चे, जी, तो ग्रेजुएशन के बाद उनकी प्रायोरिटी ये भी होती है कि जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस करें। यदि वहीं फेल हो गए तो आगे लायक रहेंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के साथ कोई भी 2-3 घंटे का टाइम, 2 से 3 घंटे का समय वो रखते हैं कि मुझे इसके लिए सिविल सर्विसेज को देना है। टाइम भले ही आप 2 या 3 घंटे रखें, 4 घंटे रखें, जी, जितना भी रखें, कम से कम रखें, लेकिन नियमित रखें, रेगुलर होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन तो 6 घंटे पढ़ लें और 3 दिन तक फिर पढ़े ही नहीं। बिल्कुल। तो 2 घंटे पढ़े बोले, लेकिन उसको रेगुलर पढ़ें। बिल्कुल। और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएं। एक छोटी किताब उठाई 9th की जो हमारे सब्जेक्ट है, उसमें लगा कि इसमें 50 पेज हमें पढ़ने हैं, तो 50 पेज के लिए पहले निर्धारित कर लें कि मैं इसको 2 दिन में 3 दिन में इसको खत्म करूंगा। पूरे साल की योजना नहीं बनाए, 3-3, 4-4 दिन के प्रोजेक्ट बनाए कि इसको मैं अगले 4 दिन में पढ़ूंगा, इसको अगले 6 दिन में पढ़ लूंगा। छोटे बनाए, लेकिन उनको उस टाइम बाउंड पूरे कर दें। तो ये रूपरेखा भी बनाना जरूरी है, टाइम टेबल भी बनाना जरूरी है, जिससे कि लगातार, क्योंकि एक मेरे विचार से तो एक मैराथन रेस है। बिल्कुल। तो मैराथन को बिल्कुल एक 100% स्ट्रेटजी के साथ तैयारी उसको करनी और पड़ेगी। दूसरा दैनिक तैयारी में मैं एक जरूर चीज ऐड करना चाहूंगा कि स्टूडेंट कई बार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को स्किप कर देते हैं जी, उससे ध्यान हटा देते हैं, बल्कि उसको प्रायोरिटी नहीं देते। वह है नींद। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो नींद लेते ही नहीं है। जैसे हमारे शरीर का भोजन ये रोटी दाल सब्जियां होती है ना, वैसे हमारे माइंड का भोजन नींद होता है। हम जितनी अच्छी नींद लेंगे उतना ही दिमाग हमारा ज्यादा काम करेगा। कई बार ये होता है कि कई बार नींद को इग्नोर करते हैं लगातार, तो उसको अनिद्रा की बीमारी भी हो जाती है, और एग्जाम टाइम पर जब नींद नहीं आती है तो जो जानता है उसको प्रदर्शित भी नहीं कर पाता। तो नींद जरूर लें, नींद के साथ स्ट्रेस लेवल कम होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अनुभव के आधार पर बताए जाते हैं कि आपको तैयारी तो करनी है, साथ में उसको तैयारी को बोझ नहीं बनाना, आराम के साथ अच्छी तरह से तैयारी करना है। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष आजकल परीक्षाओं की तैयारी में होता है, चाहे किसी भी स्तर की, चाहे मेडिकल की तैयारी करें या इंजीनियरिंग की तैयारी करें, प्रशासनिक सेवाओं की करें, कि आजकल उस तैयारी में एक्सपर्ट्स का और कोचिंग्स का क्या रोल है, कि वो एक्सपर्ट और कोचिंग की जो राय है
वो आपको एक वन स्टेप फॉरवर्ड कैसे कर सकती है, या आपके अंदर क्या परिवर्तन करती है? देखो, मैं इस संबंध में जो राय रखता हूँ, मैं एकदम इनके अगेंस्ट भी नहीं हूँ और इनके ऊपर निर्भर भी नहीं हूँ। कोई ये कहे कि बिना कोचिंग एक्सपर्ट के कलेक्शन नहीं हो सकता, वो भी गलत है। अच्छा। और कोई ये कहता है कि केवल सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, वो भी गलत है। हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अच्छा। तो जो तैयारी होती है उसके मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। जी जी। जिसमें पहला स्तर होता है ज्ञान का स्तर, नॉलेज। जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसका जो सिलेबस है उससे संबंधित उसको जानकारी हो, नॉलेज हो। अब चूंकि नॉलेज की स्थितियां ऐसी हैं, जब मार्केट में हम बुक्स देखने जाते हैं तो हर सब्जेक्ट के ढेरों बुक्स पड़ी हुई हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो ये समझना उसको कि मैं कौन सी किताब पढ़ूं। यदि मरीज को मेडिकल स्टोर में छोड़ दिया जाए तो वो उनमें से छांटने में कंफ्यूज हो जाएगा, मैं क्या लूं। तो जब वो किसी एक्सपर्ट के संबंध में आता है, या जो चयन हो चुका है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो लोग उसको एक सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं और बता देते हैं कि ये करना है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि 10 बुक्स को पढ़ने के बाद ये छांटा जाए कि अच्छी ये है। तो ऑलरेडी जो लोग अनुभव ले चुके हैं उनसे पूछ लो कि ये अच्छी बुक है और वो उसको पढ़ लें। तो ज्ञान के स्तर पर। और दूसरा क्या होता है कि जनरल स्टडी की वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है उसका। तो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में अच्छे हैं, कुछ साइंस के सब्जेक्ट में अच्छे हैं। तो पूरे सिलेबस को अकेले कवर करना भी एक टेढ़ी खीर हो जाती है। तो उस ज्ञान के स्तर को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है कि हम कोई सहारा यदि हमें मिल रहा है, एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है, तो उसको ले लें। हम अपने स्तर पर रास्ता ढूंढते ढूंढते जाएं और 10 किलोमीटर का रास्ता हम 100 किलोमीटर में पूरे करें, इससे अच्छा तो कोई हमें अच्छा बता दे हमें, तो हमारे टाइम और एनर्जी सेव होते हैं। तो पहला ज्ञान का स्तर यहाँ जरूरत होती है। दूसरा स्तर होता है तकनीक का स्तर, टेक्नोलॉजी। तकनीक का स्तर से तात्पर्य यह है कि वो कौन सी तकनीक हम अपनाएं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकें, मार्क्स ज्यादा अचीव कर सकें। उसमें सबसे पहली बात ये देखने की होती है कि कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। किस सब्जेक्ट का अंक भार ज्यादा है, किससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किस एरिया से ज्यादा आते हैं। तो जो लोग अनुभवी हैं वो ये इस बात को बता देते हैं कि इन पार्ट पर हमें फोकस करना चाहिए, बिल्कुल इन पार्ट पर हमें फोकस। तो हमारी बहुत सारी मेहनत बच जाती है, बल्कि सही जगह पर यूज कर जाती है। जैसे हमने आरएस की तैयारी के संदर्भ में देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक में ही अपना 80% टाइम खत्म कर देते हैं। जबकि मेंस में जो सिलेक्शन होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट से होता है। हिंदी, इंग्लिश बहुत छोटा छोटा पार्ट है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। 200 मार्क्स का है, सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। पब्लिक एड है, एथिक्स है, लॉ मैनेजमेंट है, छोटे छोटे, इनको इग्नोर कर देते हैं शुरुआत में। तो ये तकनीक के पक्ष में हम उन सबको समग्र रूप से लेके चलते हैं जहाँ से सिलेक्शन होता है। मतलब आपके कहने का अर्थ ये है कि किसी भी हिस्से को हल्का नहीं समझना चाहिए। और ये इस बात को वो अनुभवी लोग बताते हैं साथ में, जो इस अनुभव से गुजरे हैं। जी जी। और तीसरा स्तर होता है अभ्यास का स्तर। अभ्यास कि जब हम कोई चीज पढ़ ली, तकनीक भी ले ली, लेकिन उसका प्रॉपर अभ्यास नहीं किया तो हम सही समय पर उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल सही। उस वर्ड लिमिट में तैयार नहीं कर पाते। तो अभ्यास का जो काम है कई बार हम खुद से नहीं कर पाते। रिटिन का जो टेस्ट है वो है, तो वो एक माहौल होना चाहिए उसके लिए। आपका ग्रुप हो या इस कोचिंग में है तो वो साथ में होते हैं। फिर एक जब रैंक बनती है जी जी कि मेरी फर्स्ट रैंक है, 5th रैंक है, 12th रैंक है, तो एक कंपटीशन का माहौल बनता है। तो जिन ज्ञान, तकनीक और अभ्यास 3 स्तरों को पूरा करने के लिए एक आवश्यकता होती है कि आपके साथ कोई अनुभवी गाइड हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे सेलेक्टेड हो, चाहे भाई हो, या वो जिसने ये अनुभव लिया है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं तैयारी में, जैसा कि सर ने बताया, ज्ञान, नॉलेज, तकनीक, टेक्नोलॉजी, और एक्सरसाइज, रिपीटेशन। तो ये जो 3 शब्द हैं ये हमें किसी कोचिंग के माध्यम से या किसी अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से मिल सकते हैं। तो ये तो थी कोचिंग की भूमिका। सर, अब जो अभी माहौल चल रहा है कोविड-19 का, तो इस समय कोचिंग्स भी बंद हैं, विद्यालय भी बंद हैं, या लोगों का आवागमन भी थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, लेकिन तैयारी चलती रहनी चाहिए, शिक्षा चलती रहनी चाहिए। तो इस संदर्भ में आजकल जो विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो इन ऑनलाइन क्लासेस का आज की तैयारी में, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है? देखो,
समय परिवर्तनशील है और इस बात को झुटलाया नहीं जा बिल्कुल सकता। बिल्कुल वर्तमान जो माहौल है उसमें ऑफलाइन कोच क्लासेज, स्कूल, कोचिंग सारे बंद हैं बंद है। और वो स्वाभाविक से बात है, इसलिए है कि संक्रमण वो को हमारे रोकने के लिए। संक्रमण को रोकने के लिए, हमारी जान बचाने जान के लिए। बचाने के लिए। और उस स्थिति में जो नॉलेज का प्रवाह का क्षेत्र है हम्म, या माध्यम जो है नॉलेज देने का, वो इस समय ऑनलाइन ही बचा हुआ है। या तो बिल्कुल, आपके बिल्कुल। घर में ही इस तरह के लोग हैं जो पढ़ा सकें, हाँ मतलब कक्षा वहाँ तक नहीं पहुँच रही है तो वो ऑनलाइन के माध्यम से प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। हम्म, और जब इसके महत्व की बात करें हम, तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग सरकार चाहती है या गाइडलाइंस हैं, तो वो पूरी तरह मेंटेन होती मेंटेन है। होती हैं। कोई संपर्क में फिजिकली नहीं आता है। जी जी। और दूसरा, जो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो उसमें जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वो ऑनलाइन के माध्यम से हम उसकी पूर्ति कर पा रहे कर हैं। पा रहे हैं। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है, दो इसमें बाउंडेशन नहीं है। जी एक तो आपके जो स्थानीय क्षेत्र की सीमा है हाँ, कि वो आप नहीं है। जिस एरिया में रहते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल। केवल उपलब्ध विकल्प वहीं के होते वही हैं। है। आप भाई कहीं भी आप बैठ के जहाँ पढ़ भी सकते छोटे हैं। कस्बे में है, नहीं मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, छोटे कस्बे में है तो जो उपलब्ध गुरुजनों का जी। ज्ञान है वो ही आप ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें ये तो एक यूनिवर्सल है। लिमिट नहीं है। आप यूनिवर्सल। जयपुर से पढ़ें, जोधपुर से पढ़ें, अलवर से पढ़ें, बिल्कुल, दिल्ली से बिल्कुल, पढ़ें, बिल्कुल। तो एक बहुत सारे नॉलेज, और दिल्ली में कोई अच्छा करा रहा है कुछ ऑनलाइन, हाँ, तो तो वो आप भी है। वहां से अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन क्षेत्रीय परिसीमाओं से बाहर बाहर निकल गए निकल आप। सकते हैं। ये तो एक तरह का पॉजिटिव और बेनिफिट दूसरा ये है। है कि उसमें समय की बाध्यता नहीं है कि नहीं आप है। सुबह करें, रात को करें, शाम को करें। हाँ, कुछ फ्लेक्सिबल लोग टाइम। कुछ लोगों के खेती बाड़ी के काम चल रहे हैं तो वो बिल्कुल दिन में बिल्कुल समय नहीं बिल्कुल निकाल बिल्कुल पाते, तो वो रात में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो महत्व तो निश्चित रूप से इस विकल्प को भरने के लिए ही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस का जो माहौल होता है उसकी उसमें जो पूर्ति इससे नहीं इंटरेक्शन होती है, टीचर और लेकिन स्टूडेंट के बीच ना में। मामा से काना मामा भली वाली जो बातें हैं तो वो यहाँ काफी हद तक कारगर होती हैं। और इस माध्यम से हम विभिन्न नॉलेज को एक साथ ले सकते हैं, विभिन्न बिल्कुल। एक्सपर्ट्स की नॉलेज ले एक्सपर्ट्स की सकते हैं। नॉलेज। इतना सारा एनसीईआरटी अपने क्लासेस करवा रही है, राजस्थान शिक्षा विभाग भी शिक्षा दर्शन के माध्यम से करवा रहा है, बहुत सारे प्राइवेट यूट्यूब चैनल्स हैं, ऐप हैं, वो इसको नॉलेज दे रहे हैं। हाँ। तो कई बार किसी टीचर के साथ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती, उसका समझ में नहीं आ रहा आता पढ़ाना, तो दूसरा विकल्प एनसीईआरटी है। खुद अपने क्लासेस करा रही है तो वहां से पढ़ लो, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे कोचिंग करा रहे हैं उनसे कर लो, किसी से भी कर लो और कभी भी कर लो, कितनी बार कर लो। तो कहने ये का मतलब यह है कि विद्यार्थी के पास इस समय बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं तैयारी के लिए। ना तो स्टडी मटेरियल की कमी है, ना श्रेष्ठ गुरुओं की जो गाइड हैं उनकी। आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मतलब जो यूनिवर्सलाइजेशन हुआ है नॉलेज का, वो आपको यहाँ पर दिख सकता है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, जो 12th क्लास के बाद जो बच्चे हैं मतलब इतने मैच्योर नहीं होते, तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनको थोड़ा सा हट रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ते समय, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते समय विद्यार्थियों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि उनके स्वास्थ्य का भी नुकसान ना हो और उनको नॉलेज भी पूरी प्राप्त होती रहे? देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है जी। कि जो नई चीज आती है उसके फायदे के साथ उसके साथ चैलेंजेस भी जुड़े हुए होते हैं, उसकी चुनौतियां भी जुड़ी हुई होती हैं। यदि हम उनका सदुपयोग नहीं करते हैं तो वो नुकसानदायक भी हो जाती हैं। जी जी। तो इसमें कुछ सावधानियां तो ये हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ये आदत है, जब बल्कि हम देख रहे हैं ये कि वो फोन हाथ में पकड़ते हैं, जी। हाथ में पकड़ के बिस्तर में लेटे हुए देखते हैं। अच्छा। तो एक तो लगातार जब 8-7 घंटे 6 घंटे हाथ में पकड़ते हैं तो हाथ पर भी उसकी फ्रिक्वेंसी का, मसल्स का और उसके जो नेटवर्क से जो रेज है उसका रेडिएशन का प्रभाव है, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। तो और दूसरा, वो पड़े पड़े रहता है तो उसका पोस्चर जो है वो भी गड़बड़ हो सकता है, आंखों पे भी प्रभाव बिल्कुल बिल्कुल आंखों पे प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो मेरा सुझाव है वो ये है कि वो प्रॉपरली अपनी टेबल और कुर्सी ले। अच्छा। टेबल सामने हो उसकी और कुर्सी पर वो बैठ के ये तैयारी करे। यदि उसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो प्रायोरिटी नॉलेज उस मोबाइल की तुलना में वो लैपटॉप कंप्यूटर को दे, और क्योंकि उसकी स्क्रीन बड़ी होती है, रेडिएशन थोड़ा कम होता है उसका, तो उसको प्रायोरिटी दे और प्रॉपर बैठ के देखे। यदि कंप्यूटर मोबाइल नहीं है तो जो कार में मोबाइल रखने के लिए स्टैंड आते हैं, स्टैंड ही आते हैं, तो स्टैंड का प्रयोग करे, वो सामने दीवार में लगा दे, प्रॉपर मेंटेन करे, 2 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करे और उस पर तैयारी करे, तो नुकसान से बचा रहेगा। साथ में वो कुछ योग प्राणायाम भी ले, पोषण भी ले, क्योंकि जो इसका नुकसान बढ़ेगा, यदि हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखेंगे तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य पोषण का भी ध्यान रखे, खाने पीने का भी ध्यान रखे। तो कौशल भारद्वाज जी जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं,
उन्होंने आज हमें करियर गाइडेंस प्रदान किया हमारे विद्यार्थियों को, पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों को, कि प्रशासनिक सेवाओं में करियर कैसे बनाया जाए, इन प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी की क्या क्या रूपरेखा होती है, इसकी तैयारी में जो हमारे अनुभवी लोग हैं, गाइड हैं, कोचिंग्स हैं या पुस्तक हैं, उनकी क्या क्या भूमिका है। तो विद्यार्थियों, कैरियर एक छोटा क्षेत्र नहीं है, प्रशासनिक सेवाओं में भी करियर की अपार संभावना है, जिसके बारे में हमने गाइडेंस आपको प्रदान किया। आगे भी समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो मार्गदर्शक लोग हैं, जो शख्सियत है, उनको भी हम आपके सामने शिक्षा दर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करते रहेंगे। आपको निश्चित रूप से ये वार्ता पसंद आई होगी और मैं कौशल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ Thank you, कि sir. इन्होंने हमारे विद्यार्थियों को इतना अच्छा और प्रामाणिक मार्गदर्शन प्रदान किया। तो विद्यार्थियों, अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।